जागीर से, 3 महीने इनकी मिलेगी, 3 महीने उनकी मिलेगी और 3 महीने इनकी मिलेगी, सबकी अलग अलग मिलेगी। तो इस तरीके से उसने मासिक वेतन शुरू किया। मासिक वेतन यानी कि जागीर मासिक आधार पर मिलेगी, जागीर, ठीक है ना, वेतन के बदले में। और चौथी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है औरंगजेब के समय में, वो था आपकी मशरूत जागीर, यानी कि सशर्त जागीर। और इनके समय में संकट खड़ा हो गया जागीरों का, इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया कि उसके बाद जागीर ही नहीं बची। तो उसने क्या किया, एक काम करिए कि भाई हम महीना महीना जो जिसको देंगे वो देते रहेंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिए, आप युद्ध पे जा रहे हैं ना, ठीक है, जब तक आप युद्ध पे रहेंगे तब तक ये जागीर आपकी है, और जैसे ही आप वापस लौट के आ जाएंगे, घर में रहेंगे, आपसे जागीर लेकर के किसी दूसरे को दे दी जाएगी। सशर्त जागीर, केवल काम के लिए जागीर। बात समझ रहे हैं नहीं? जब तक काम है, यानी कि काम तक के लिए जागीर। दोस्तों, इट इज क्लियर एवरीबॉडी? यानी जब तक आप सेना में रहेंगे, युद्ध में रहेंगे, किसी मिशन पर जाएंगे, तब तक आपकी जागीर आपके पास है, और जैसे ही वापस लौट के आएंगे ये जागीर आपसे ले ली जाएगी। यही है मशरूत यानी कि सशर्त जागीर। तो दोस्तों, अब बताइए ये सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई एवरीबॉडी? ओके, यही है, इतना ध्यान देना है। यह है पूरी मनसबदारी प्रणाली। कल हम बात करेंगे अकबर की, अगले टॉपिक में बात करेंगे जहां इंपॉर्टेंट होगा, अकबर की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अकबर की आर्थिक नीति में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक, भूराजस्व नीति, दूसरा कृषि संबंधी प्रावधान, तीसरा व्यापार वाणिज्य, चौथा मापतौल, और पांचवा मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो मैंने पहले ही कहा कि अकबर की आर्थिक नीति केवल भूराजस्व नीति नहीं है, बल्कि भूराजस्व नीति के अलावा जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं, सभी के सभी इसमें शामिल होंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम इन मुद्दों को उठाते हैं। भूराजस्व नीति वगैरह क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, एक एक करके पॉइंट हम उठाने की कोशिश करते हैं। भूराजस्व नीति, ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, आईने दहसाला भी कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में जब भूराजस्व नीति लागू की गई, तो ध्यान रखना इसमें भूमि पर कर नहीं लगाया गया, बल्कि किस पर लगाया गया, भूमि पर उत्पादित होने वाले माल पर, यानी कि जो उत्पादन है उस पर कर लगाने की कोशिश की गई। ध्यान रखना, इससे पहले क्या होता था, भूमि पर कर लगता था। इस बार क्या हो रहा है, भूमि पर नहीं बल्कि किस पर लग रहा है कर, भूमि पर नहीं बल्कि उत्पादन पर कर लगेगा। अब कहोगे कर क्यों लग रहा है? भाई आप एक साम्राज्य के अंतर्गत रहते हैं, साम्राज्य की समस्त भूमि है, सारी चीजें हैं, आप उसका उपयोग करते हैं, और उसके बदले में राज्य आपकी सुरक्षा देता है, आपको मूलभूत सुविधाएं देता है, तो उसके बदले में आपसे कुछ लेता भी है। क्या ये आज हम नहीं देते हैं? हम जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, तमाम सारी चीजें देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्योंकि देश यानी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमको मूलभूत सुविधाएं देती है, हमारी सुरक्षा करती है, हमारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो उस समय भी इन्हीं सब चीजों के लिए ये लिया जाता था भू राजस्व। क्यों? क्योंकि उस समय देखिए कोई इनकम टैक्स या इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, ना कोई जीएसटी का प्रावधान था, बल्कि उस समय अधिकांश लोग कृषि ही करते थे और कुछ एक लोग जो है व्यापार करते थे। तो ऐसे में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भू राजस्व। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे हम क्या कहते हैं, ये भूमि पर नहीं बल्कि उत्पादन पर कर लगाया जाता था। और भूराजस्व को फारसी भाषा में एक नाम और दिया जाता है, फारसी भाषा में क्या कहते हैं इसको, माल या वाजिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल या वाजिब कहते हैं, ध्यान रखना। और दूसरी बात अब ध्यान रखिएगा, ये तो है कि भूराजस्व नीति का
माप, वर्गीकरण, भूराजस्व का निर्धारण प्रणाली कब कब हुई, क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना हमको यही है। ध्यान रखना कि भूराजस्व नीति का मेजरमेंट कैसे होता था, उसका वर्गीकरण कैसे होता था, उसका निर्धारण कितना किया गया था और कैसे किया गया था, और कौन सी प्रणाली उपयोग में लाई गई थी। ये 4 चीजें हैं। लेकिन अकबर के समय में ये प्रणाली अचानक पहले दिन से लागू नहीं हो गई दोस्तों। उसके लिए समझ लीजिए कि अलग अलग समय पर इसका प्रैक्टिकल किया गया, इसका क्या किया गया, प्रयोग किए गए थे। तो अलग अलग अधिकारी इस समय नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं इसके प्रयोग। सबसे पहले 1563 में इसका पहला प्रयोग किया गया। पहला प्रयोग जब इसके लिए मोतमिद खां नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। मोतमिद खां को, ठीक है ना। उसके बाद 1564 में मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया। मुजफ्फर खां को 1567 में तीसरे व्यक्ति को किया गया, जिसको हम कहते हैं सिहाबुद्दीन। और ये अलग अलग समय पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। और लास्ट में 1571 में 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। एक है मुजफ्फर खां, यही मुजफ्फर खां जो है, मुजफ्फर खां, और इनके सहायक बनाए गए राजा टोडरमल। टोडरमल इनके सहायक थे, मुख्य अधिकारी नहीं थे। बाद में इनको मुख्य अधिकारी भी बनाया गया। इसीलिए जब मुख्य अधिकारी बना दिया गया तो इसी की इस प्रणाली को, भूराजस्व नीति को या आईने दहसाला को ही टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मुजफ्फर खां तरवेदी और टोडरमल दोनों को नियुक्त किया गया। मुजफ्फर खान के मुख्य अधिकारी थे, टोडरमल के सहायक थे। बाद में जाकर के ध्यान रखना, टोडरमल ने गुजरात में अपनी प्रणाली का विकास किया। कहां पर? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, भूमि का मापन किया और भूमि के मापन के बाद उसने अपनी पद्धति का विकास किया था, ठीक है ना। गुजरात में किया था और इन्होंने पद्धति जो बनाई थी उस पद्धति को कहते हैं आईने दहसाला। आईने दहसाला, आईने दहसाला। इसमें क्या होता था दोस्तों? आईने दहसाला में होता था कि पिछले 10 साल के हम उत्पादन का एक अनुमान लगा लेते थे कि 10 साल में, 9 साल में, 8 साल में, किस किस साल में कितना कितना उत्पादन हुआ, उनका हम कुल निकाल लेते थे और फिर एवरेज निकालते थे। उसके आधार पर हम टैक्स लगाते थे। यानी कि पिछले 10 साल की उपज का औसत, पिछले 10 वर्ष की उपज का औसत निकाला जाता था, औसत, और वो टैक्स वसूला जाता था आम आदमी से। ध्यान रखना, जिससे कि अगर पहले कभी कम रहा हो तो टैक्स इधर कम आएगा, अगर ज्यादा रहा हो तो इधर टैक्स ज्यादा आएगा। हर साल नहीं लिया जाता था, बल्कि पिछले 10 साल का एवरेज निकाला जाता था। इसीलिए इसे आईने दहसाला भी कहते हैं, टोडरमल प्रणाली भी कहते हैं। और जब उन्होंने इस पद्धति का विकास कर लिया तो सोचिए कि बाद में अकबर ने इन्हें दीवान ए आला के रूप में नियुक्त किया था, दीवान ए आला बनाया के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी कि मुख्य दीवान बना दिया इनको। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इसको क्यों टोडरमल प्रणाली कहते हैं? क्योंकि इसे टोडरमल ने विकसित किया था, गुजरात में विकसित किया था। इसमें भूमि की मापन के आधार पर इसे विकसित किया था और इसे कहते हैं आईने दहसाला। आईने दहसाला यानी पिछले 10 साल का एवरेज निकालना, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसमें किस तरीके से भूमि का मापन किया गया। तो मापन के बारे में देख लीजिए। मापन
मापन उन्होंने कैसे किया? ध्यान रखिए कि मापन के लिए ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने इससे पहले कौन सा इस्तेमाल किया था? सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना। किसका किया था? सिकंदरी गज का। 31 इंच का पैमाना था ये, 31 इंच का पैमाना था, या कह सकते हैं 39 अंगुल का। 31 इंच या 39 अंगुल का था ये। और इसकी जगह पर अकबर ने एक नया पैमाना बनाया जिसे कहते हैं इलाही गज कहते हैं, और यह है आपका 33 इंच का, या कह लीजिए हम इसे कहते हैं 41 अंगुल का। इसके आधार पर भूमि का मापन किया गया। जमीन का जो मापन किया गया इसके आधार पर किया गया अकबर के समय में। क्लियर है? और मापन करके केवल माप करके छोड़ नहीं दिया गया, ध्यान रखना दोस्तों, उसको भी भूमि का वर्गीकरण किया गया। बहुत अच्छे तरीके से समझिए, आराम से। भूमि को भी उन्होंने वर्गीकृत किया, और भूमि का वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर 4 यानी फ्रीक्वेंसी कि किस खेत में एक साल में कितनी फसलें होती हैं उसके आधार पर किया गया, ठीक है ना। भूमि का वर्गीकरण फसलों की उत्पादकता के आधार पर किया गया, और 1, 2, 3 और 4 श्रेणियां बनाई गई भूमि की वर्गीकरण की। ध्यान रखना, कितनी बनाई गई दोस्तों? भूमि के वर्गीकरण की 4 श्रेणियां बनाई गई। कौन कौन सी? पोलज, परती, चाचर, बंजर। ये 4 हैं, पोलज, परती, चाचर, बंजर। एक ध्यान रखना। और इसमें क्या खास बात क्या थी? पोलज जो भूमि है इसमें एक वर्ष में, ध्यान रखना, 2 से 3 फसलें होती हैं एक वर्ष में। परती में एक वर्ष में कम से कम 1 से लेकर के 2 फसलें। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, 2 से 3 वर्ष में 1 फसल होती है, और इसमें 5 से लेकर के 6 वर्ष में 1 फसल होती है। यह बंजर भूमि है। इस तरीके से उसने फसलों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, सोचिए, भूमि का वर्गीकरण किया था, और इसी आधार पर लिया जाता था टैक्स। उसमें भी खास बात ध्यान ये रखिएगा, इनसे जो टैक्स लिया जाता था इनसे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और चूंकि ये 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में 1 फसल होती है, इसलिए इनसे थोड़ा सा टैक्स कम लिया जाता था। एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आ गया? शाहजहां, वो शेरशाह सूरी ने जब भूमि का वर्गीकरण किया था तो उत्तम, मध्यम और खराब 3 तरह की जमीन निर्धारित की थी। उत्तम जमीन, मध्यम जमीन और निम्न स्तर की जमीन। इसने क्या किया? पोलज, परती, चाचर, बंजर, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिवाइड कर दिया। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका भूमि के निर्धारण का तरीका। अब आता है कि भूमि के निर्धारण के बाद भू राजस्व का निर्धारण कैसे होगा, कितना होगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा। बात समझना। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम और देखते हैं, इसमें क्या क्या है देख लीजिए, ध्यान रखिएगा।